Hello friends, welcome back to my YouTube channel Accounts Academy. In this video, we are going to take next chapter, that is theory base of accounting. जैसे कि हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन इंटरनल एंड एक्सटर्नल यूजर्स यूज़ करेंगे. इट शुड बी रिलायबल, कंपेरेबल इंटर फर्म भी होनी चाहिए, मतलब एक फर्म का दूसरी फर्म के साथ, और इंटर पीरियड भी होनी चाहिए, मतलब पास्ट पीरियड का प्रेजेंट पीरियड के साथ. तो ये सब तभी पॉसिबल है अगर जो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जा रही है दैट इज़ बेस्ड ऑन कंसिस्टेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज, प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस. यानी कुछ पॉलिसीज़ होनी चाहिए जो कंसिस्टेंट हो, जिसके बेसिस पे हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं, तभी ये रिलायबल होंगी एंड कंपेरेबल होंगी. अब ये कंसिस्टेंसी कैसे आएगी? ये कंसिस्टेंसी आएगी जब कोई प्रॉपर थियोरी बेस होगा अकाउंटिंग का. So this calls for developing a proper theory base of accounting. अब जो theory base है, it consists of principles, concepts, rules and guidelines developed over a period of time to bring uniformity and consistency to the process of accounting and hence enhance its utility to different users of accounting information. इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ICI एक रेगुलेटरी बॉडी है जिसका काम है कंट्री में अकाउंटिंग पॉलिसीज को स्टैंडर्डाइज करना. ये कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इशू करती है, इससे हम एक्सपेक्ट करते हैं कि सारी कंपनीज इससे कंप्लाई करेंगी. इससे क्या होगा? अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस में कंसिस्टेंसी आएगी. कंसिस्टेंसी आएगी तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विल बी मोर रिलायबल एंड कंपेरेबल. सब कुछ प्रिंसिपल्स देखते हैं. वी हैव जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स. ऐसा नाम से ही पता चल रहा है, दीज आर जनरली एक्सेप्टेड बाय अकाउंटिंग प्रोफेशन. इन्हें रूल्स बोल लो, प्रिंसिपल्स बोल लो, कॉन्सेप्ट्स, कन्वेंशंस, पोस्टुलेट्स, अजम्पशंस, मॉडिफाइंग प्रिंसिपल्स. दीज आर जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स. AICPA, American Institute of Certified Public Accountants, has defined the term principle as a general law or rule adopted or professed as a guide to action, a settled ground or basis of conduct or practice. मतलब प्रिंसिपल्स जनरल लॉ होते हैं, मीन्स दे आर जनरली एक्सेप्टेड, इन जनरल यूज होते हैं. अडॉप्टेड और प्रोफेस्ड एज अ गाइड टू एक्शन. प्रोफेशंस इसे अडॉप्ट करते हैं एज अ गाइड टू देयर एक्शन, मतलब अपना एक्शन क्या लेना है, दैट इज़ डिसीजंस क्या लेने हैं या प्रोसेस क्या करना है आगे, उसके लिए एक गाइड की तरह. अ सेटल्ड ग्राउंड और बेसिस ऑफ कंडक्ट और प्रैक्टिस, यानी प्रिंसिपल्स एक फाउंडेशन प्रोवाइड करते हैं जिस पे डिसीजंस या कंडक्ट या प्रैक्टिस बेस्ड होते हैं अकाउंटेंट्स की. इन जनरल कहें तो इंडिविजुअल्स या ऑर्गेनाइजेशन की. नेक्स्ट वी हैव डेफिनेशन ऑफ जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स. So these refers to the rules or guidelines adopted for recording and reporting of business transactions in order to bring uniformity in the preparation and presentation of financial statements. तो मतलब GAAP रूल्स एंड गाइडलाइंस हैं जो बिजनेसेस अडॉप्ट करते हैं फाइनेंशियल डाटा के साथ डील करते हुए. देन अडॉप्टेड फॉर रिकॉर्डिंग एंड रिपोर्टिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन्स, यानी कि ये एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड और रिपोर्ट करने के लिए. इन ऑर्डर टू ब्रिंग यूनिफॉर्मिटी, यानी इसका वन ऑफ द मेन पर्पज इज टू ब्रिंग यूनिफॉर्मिटी इन द प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. मतलब ये भी स्पेसिफाई करता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे प्रिपेयर और प्रेजेंट करनी है. फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मतलब बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ P&L, कैश फ्लो स्टेटमेंट, इन सबको कैसे प्रेजेंट करना है, ये भी स्पेसिफाई करता है जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स. अब इसमें एक एग्जांपल दे रखा है कि एक इम्पॉर्टेंट रूल है, हम जितनी भी ट्रांजेक्शन्स होती हैं उन्हें हिस्टोरिकल कॉस्ट में रिकॉर्ड करते हैं. ये एक प्रिंसिपल है. आगे जब हम प्रिंसिपल्स के बारे में पढ़ेंगे देन विल डिस्कस. तो इससे क्या होता है, जो अकाउंटिंग प्रोसेस है उसमें ऑब्जेक्टिविटी आती है और अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स और ज़्यादा रिलायबल होती हैं.
अब जो प्रिंसिपल्स हैं उन्हें हम कॉन्सेप्ट्स भी बोलते हैं, कन्वेंशंस भी बोलते हैं। कॉन्सेप्ट्स का मतलब क्या है? कॉन्सेप्ट्स कुछ नेसेसरी अजम्पशंस हैं या फिर आइडियाज़ हैं जो अकाउंटिंग प्रैक्टिस के लिए इम्पॉर्टेंट है। मतलब हम कुछ अजम्पशंस लेते हैं फॉर द पर्पज़ ऑफ अकाउंटिंग। ऐसी कन्वेंशन मतलब है कस्टम्स और ट्रेडिशंस एज अ गाइड टू द प्रिपरेशन ऑफ अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स। मतलब ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम डेवलप हुई हैं, अकाउंटिंग प्रोफेशंस ने इन्हें डेवलप किया है एंड एक्सेप्ट किया है एज अ गाइड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स। अकाउंटिंग की अगर बात करें तो ये रूल्स और गाइडलाइंस जो हैं इन्हें कोई कॉन्सेप्ट बोलता है, कोई पोस्टुलेट, कोई कन्वेंशन, कोई प्रिंसिपल्स, जैसे हमने ऊपर पढ़ा था, सब इन्हीं के नेम्स हैं। इस चैप्टर में इन सबको हम कहेंगे बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स। सो नेक्स्ट टॉपिक वी हैव बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स। ये सब क्या है? फंडामेंटल आइडियाज़ हैं या बेसिक अजम्पशंस हैं अंडरलाइंग द थियोरी एंड प्रैक्टिस ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड आर ब्रॉड वर्किंग रूल्स फॉर ऑल अकाउंटिंग एक्टिविटीज़ एंड डेवलप्ड बाय द अकाउंटिंग प्रोफेशन। अभी ऊपर हमने डिटेल में पढ़ लिया है व्हाट दीज आर। यहाँ पे हम बस इन्हें क्या क्या कॉन्सेप्ट्स हैं उन्हें डिस्कस करेंगे। सो हेयर वी हैव 13 कॉन्सेप्ट्स। इन 13 को हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो फर्स्ट कॉन्सेप्ट वी हैव इज बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। इसका मतलब है कि अकाउंटिंग करते हुए हम अज्यूम करते हैं दैट बिजनेस हैज़ अ डिस्टिंक्ट एंड सेपरेट एंटिटी फ्रॉम इट्स ओनर्स। मतलब बिजनेस अलग है और ओनर अलग है। जैसे जब ओनर बिजनेस में अपना पैसा इन्वेस्ट करता है तो उसे हम कैपिटल ट्रीट करते हैं, उसे हम बिजनेस की लाइबिलिटी कंसिडर करते हैं और लाइबिलिटी साइड शो करते हैं। सिमिलरली जितने भी अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स बनाते हैं वो हम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाते हैं, ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं। आगे भी जब हम जर्नल एंट्रीज पास करेंगे तो हम उसमें बिजनेस का पॉइंट ऑफ व्यू सोचेंगे कि बिजनेस के पास पैसा आया है, गया है। मतलब हम बिजनेस का सोच के ही ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करेंगे। और इसलिए जो ओनर की पर्सनल ट्रांजेक्शन होंगी, मतलब जिनका बिजनेस से कोई लेना देना नहीं होगा, उन्हें हम रिकॉर्ड नहीं करते हैं अनटिल एंड अनलेस इट इन्वॉल्व्स इनफ्लो और आउटफ्लो ऑफ बिजनेस फंड्स। अगर बिजनेस से पैसा निकाला है या बिजनेस में पैसा डाला है तो उसे हम लिखेंगे, लेकिन अगर बिजनेस का कोई लेना देना नहीं है तो उसे हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तो ये था बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। अगला कॉन्सेप्ट है मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। देखो इस कॉन्सेप्ट के दो एस्पेक्ट हैं। पहला, जैसा कि हमने अकाउंटिंग के डेफिनेशन में भी पढ़ा था, ओनली दोज ट्रांजेक्शन्स एंड हैपनिंग्स इन ऑर्गेनाइजेशन विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी आर टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। मतलब हम सिर्फ उन्हीं ट्रांजेक्शन्स को या इवेंट्स को रिकॉर्ड करेंगे बुक्स में जो मॉनेटरी टर्म्स में एक्सप्रेस की जा सकती है। फॉर एग्जांपल गुड्स की सेल, परचेज, एक्सपेंस की पेमेंट, इनकम रिसीव्ड। जो मॉनेटरी टर्म्स में है सिर्फ उन्हें रिकॉर्ड करेंगे, जो मॉनेटरी टर्म्स में एक्सप्रेस नहीं की जा सकती उन्हें रिकॉर्ड नहीं करेंगे। जैसे सपोज मैनेजर को अपॉइंट किया, कांट बी एक्सप्रेस्ड इन मॉनेटरी टर्म्स, तो रिकॉर्ड नहीं करेंगे। एंड अगला एस्पेक्ट है कि जो हम ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करेंगे वो हमें मॉनेटरी यूनिट में ही रिकॉर्ड करना है, किसी फिजिकल यूनिट में नहीं। इसमें एग्जांपल है, सपोज ऑर्गेनाइजेशन के पास कोई लैंड है 2 एकर्स की, तो इसे हम यूनिट्स में रिकॉर्ड नहीं करेंगे, हम इसकी मॉनेटरी वैल्यू रिकॉर्ड करेंगे। या कोई ऑफिस बिल्डिंग है जिसमें 10 कमरे हैं, तो इसे भी हम यूनिट्स में रिकॉर्ड नहीं करेंगे, हम इसे मॉनेटरी टर्म्स में ही रिकॉर्ड करेंगे। तो मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट के ये दोनों एस्पेक्ट थे। आगे इस अजम्पशन की एक लिमिटेशन है। लिमिटेशन ये है कि प्राइस चेंजेस के कारण मनी की जो वैल्यू होती है वो सेम नहीं रहती है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। मतलब खुद सोचो, आज से 10 साल पहले जो 1 लाख की वैल्यू थी, क्या आज 1 लाख की उतनी वैल्यू है? नहीं है।
तो ये इस कॉन्सेप्ट की एक लिमिटेशन है, दैट द वैल्यू ऑफ मनी डज नॉट रिमेन द सेम। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट वी हैव इज गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। It assumes that a business firm would continue to carry out its operations indefinitely, that is, for a fairly long period of time, and would not be liquidated in the foreseeable future. इसका मतलब है कि हम ये अज्यूम करके अकाउंटिंग करते हैं कि जो बिजनेस है वो भी अपने ऑपरेशंस काफ़ी लंबे समय तक करेगी, यानी वो अभी जल्दी से लिक्विडेट नहीं होगी। अभी हम ये नहीं अज्यूम करते हैं कि वो बिज़नेस बंद कर देगी, हम ये अज्यूम करते हैं कि वो काफ़ी लंबे समय तक बिजनेस करेगी और अपने ऑपरेशंस कैरी आउट करेगी, और वो फोर्सेबल फ्यूचर यानी बहुत जल्दी लिक्विडेट नहीं होगी। लिक्विडेट को आप अभी बंद समझ लीजिए। तो दिस इज़ गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इसी बेसिस पे हम एसेट की वैल्यू शो करते हैं। फॉर एग्जांपल, हमने 1 लाख की मशीन ली, हम उस पर डेप्रिसिएशन लगाएंगे, वो प्रोडक्शन के बेसिस पे जो भी है, विल नॉट गो इनटू डिटेल्स। मान लो हमने 10% का डेप्रिसिएशन लगाया उस पर। अब हम क्या करेंगे, हर साल उससे 10% डेप्रिसिएशन मान के उसे पीएनएल में ट्रांसफ़र कर देंगे। अब ये हम तभी कर पा रहे हैं जब हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि ऑर्गेनाइजेशन या फर्म आगे भी अपने ऑपरेशंस करेगी। इसलिए हम पूरे 1 लाख को उसी साल शो नहीं कर रहे हैं, हम उसे जैसे जैसे वो यूज़ होगी वैसे वैसे शो करेंगे। तो इसलिए ये कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, डेट इज़ गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट हमारे पास है अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट, देखो अकाउंटिंग पीरियड का मतलब होता है span of time at the end of which the financial statements of an enterprise are prepared to know whether it has earned profits or incurred losses during that period and what exactly is the position of its assets and liabilities at the end of that period. तो अकाउंटिंग पीरियड वो टाइम स्पैन होता है जिसके एंड पे हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करते हैं, और फिर हम पता करते हैं कि इस टाइम स्पैन पे, इस पीरियड में हमें प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, और आज इस टाइम स्पैन के एंड में, यानी इस पीरियड के एंड में हमारी एसेट्स क्या हैं और लाइबिलिटीज़ क्या हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कंपनी फॉलो करती है 1 अप्रैल टू 31 मार्च, तो कंपनी जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएगी उसके एंड में लिखेगी फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च, या बैलेंस शीट जो बनाएगी उसमें लिखेगी एज एट 31 मार्च। इस अकाउंटिंग पीरियड को कंपनीज कंसिस्टेंट रखती है टू एंश्योर कंपेरेबिलिटी। हम एक अकाउंटिंग पीरियड की परफॉर्मेंस को दूसरे अकाउंटिंग पीरियड की परफॉर्मेंस के साथ कंपेयर करते हैं, या अगर हम दो फर्म्स को कंपेयर कर रहे हैं तो हम उनका सेम अकाउंटिंग पीरियड कंपेयर करेंगे। रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस भी हम उसी अकाउंटिंग पीरियड में लिखते हैं जिस पीरियड के वो हैं। अब कंपनीज एक्ट 2013 और इनकम टैक्स एक्ट दोनों कहते हैं कि इनकम स्टेटमेंट्स एनुअली प्रिपेयर होनी चाहिए, लेकिन कुछ सिचुएशंस में नेसेसरी हो जाता है कि हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पहले ही बना दें। फॉर एग्जांपल, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। अगर कोई पार्टनर ईयर एंड से पहले ही रिटायर हो रहा है तो उसके लिए हम पहले ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएंगे, तो अकाउंटिंग पीरियड 12 मंथ्स का नहीं होगा। या कोई नया पार्टनर एडमिट हुआ है, उस कंडीशन में भी 12 मंथ्स का अकाउंटिंग पीरियड नहीं होगा। ऐसे ही जिन कंपनीज़ के शेयर्स लिस्टेड होते हैं स्टॉक एक्सचेंज में, उन्हें क्वार्टरली स्टेटमेंट्स पब्लिश करनी होती हैं, तो वो जितने भी टाइम का फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर कर रहे हैं, दैट इज़ द अकाउंटिंग पीरियड। सो दिस इज अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट वी हैव टेस्ट टू अंडरस्टैंडिंग 1। पिछले चैप्टर की तरह इस चैप्टर की भी सारी टेस्ट टू अंडरस्टैंडिंग्स की मैं एक अलग वीडियो बना दूंगी। सो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज cost concept. So the cost concept requires that all assets are recorded in the books of accounts at their purchase price, which includes cost of acquisition, transportation, installation and making the asset ready to use. मतलब हम कोई भी एसेट बुक्स ऑफ अकाउंट्स में उसकी परचेज प्राइस पर रिकॉर्ड करते हैं। परचेज प्राइस में हम कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, ट्रांसपोर्टेशन, इंस्टॉलेशन एंड अदर चार्जेस जो एसेट को रेडी टू यूज़ बनाने में लगे हैं उन सबको इंक्लूड करते हैं।
जैसे इसमें एक एग्जांपल दे रखा है, एक प्लान परचेज किया 50 लाख का, 10,000 उसका ट्रांसपोर्टेशन में लगे, 15,000 रिपेयर्स में क्योंकि ओल्ड प्लान था, 25,000 उसके इंस्टॉलेशन में। तो हम इन चारों को ऐड करेंगे, इट विल अमाउंट टू ₹50,50,000 एंड इस अमाउंट को हम बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे। तो प्लान की वैल्यू जो हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लिखेंगे दैट विल बी ₹50,50,000। जो कॉस्ट कॉन्सेप्ट है ये हिस्टोरिकल है। क्यों? क्योंकि हम वो अमाउंट लिखते हैं जो हमने एक्विजिशन के दिन पे की थी, उसके बाद हम इसे हर साल चेंज नहीं करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर फर्म ने कोई बिल्डिंग परचेज की है ₹2.5 करोड़ की, तो उसकी मार्केट वैल्यू तो हर साल चेंज होगी, लेकिन उससे हम बुक्स में 2.5 करोड़ में ही शो करेंगे। इससे क्या होता है, रिकॉर्डिंग में एक ऑब्जेक्टिविटी आती है। मतलब ये हम क्योंकि ईजिली वेरीफाई कर सकते हैं, जो भी परचेज डॉक्यूमेंट होगा उसे देखेंगे और उस पर जो अमाउंट होगी यही हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में होगी। मार्केट वैल्यू अगर हम करेंगे तो वो चेंज होती रहती है और ना ही वो रिलायबल होगी, और एक पीरियड के साथ दूसरे पीरियड में अगर कंपैरिजन करना हो तो वो डिफ़िकल्ट हो जाएगा। अब लेकिन इसकी एक लिमिटेशन है कि ये हिस्टोरिकल बेस पे हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो ये ट्रू वर्थ नहीं दिखाती है बिजनेस की, एंड इट मे लीड टू हिडन प्रॉफिट्स। हिडन प्रॉफिट्स कैसे? फॉर एग्जांपल इन्फ्लेशन है, तो जो एसेट की मार्केट वैल्यू है वो बुक वैल्यू से ज़्यादा होगी, लेकिन हमने बुक्स में क्या शो करी हुई है, एक्विजिशन कॉस्ट, सो इट मे लीड टू हिडन प्रॉफिट्स। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट अकाउंटिंग का फाउंडेशन है, मतलब इट्स द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग। जो भी बिजनेस ट्रांजेक्शन हम रिकॉर्ड करते हैं इसी कॉन्सेप्ट के बेसिस पे करते हैं। दिस कॉन्सेप्ट स्टेट्स दैट every transaction has a dual or twofold effect and should therefore be recorded at two places. मतलब कोई भी ट्रांजैक्शन अगर होगी तो उसका टूफोल्ड इफेक्ट होगा, तो इसलिए उसे हम दो जगह पे रिकॉर्ड करेंगे। दूसरे वर्ड्स में कहें तो एटलीस्ट टू अकाउंट्स विल बी इन्वॉल्व इन रिकॉर्डिंग अ ट्रांजैक्शन। जब भी हम कोई ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे तो हम कम से कम दो अकाउंट्स उसमें इन्वॉल्व करेंगे। आगे हम जितनी भी जर्नल एंट्रीज पास करेंगे उसमें दो अकाउंट होंगे, वन विल बी डेबिटेड, अनदर विल बी क्रेडिटेड। जैसे हमने एक जर्नल पढ़ी थी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, इसमें भी दो अकाउंट हैं, वन इज कैश अदर इज कैपिटल। अब ऐसा क्यों होता है ये समझते हैं। इसमें एक एग्जांपल है, राम स्टार्टेड बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग इन अ सम ऑफ ₹50 लाख। अब इससे क्या होगा, इट विल हैव टू फोल्ड इफेक्ट। एक तरफ तो वो कैश लेके आया, सो इट विल इंक्रीज द एसेट्स दैट इज कैश, एंड दूसरी तरफ उसने कैपिटल इन्वेस्ट की है, तो इट विल इंक्रीज ओनर्स इक्विटी और कैपिटल। इक्विटी या कैपिटल किस साइड शो होती है, लायबिलिटी साइड। तो मतलब इससे दो आइटम्स इफेक्ट होंगे, पहला तो कैश, दूसरा कैपिटल। सो टू अकाउंट्स विल बी इन्वॉल्व, कैश अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। कैश अकाउंट को इंक्रीज करना है तो उसे डेबिट करेंगे, कैपिटल को इंक्रीज करना है तो क्रेडिट करेंगे। सो एंट्री विल बी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। इस एग्जांपल में एक एसेट बढ़ रही है, एक लायबिलिटी बढ़ रही है। ऐसे इसमें एक और एग्जांपल है, फर्म ने गुड्स परचेज किए हैं वर्थ ₹10 लाख ऑन कैश। इससे क्या होगा, एक तरफ तो हम गुड्स परचेज कर रहे हैं तो एसेट्स विल इंक्रीज, स्टॉक इंक्रीज होगा, लेकिन दूसरी तरफ हम कैश दे रहे हैं तो एसेट विल डिक्रीज, दैट इज कैश विल डिक्रीज। तो एक एसेट तो बढ़ रही है दैट इज स्टॉक, दूसरी एसेट डिक्रीज हो रही है दैट इज कैश। सो अगेन टू अकाउंट्स आर इन्वॉल्व। पहला तो हम परचेसेस अकाउंट को डेबिट करेंगे टू इंडिकेट इंक्रीज इन स्टॉक, और सेकेंड हम कैश अकाउंट को डिक्रीज करेंगे टू इंडिकेट डिक्रीज इन कैश। सो आपको डुअल एस्पेक्ट समझ आ गया होगा। नाउ दिस डुअलिटी प्रिंसिपल इज कॉमनली एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल अकाउंटिंग इक्वेशन। इस डुअलिटी कॉन्सेप्ट को हम एक इक्वेशन की फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं, दैट इज एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल।
एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज़ प्लस कैपिटल। यानी अगर एसेट्स इंक्रीज होगा तो या तो लाइबिलिटीज़ इंक्रीज होगी या तो कैपिटल इंक्रीज होगी। एसेट्स अगर डिक्रीज होगा तो या तो लाइबिलिटीज़ डिक्रीज होगी या कैपिटल डिक्रीज होगी। ऐसे ही अगर इस साइड से कोई डिक्रीज होगा तो या तो इसी साइड से कोई इंक्रीज होगा या एसेट डिक्रीज होगा। मतलब एवरी ट्रांजेक्शन हैज़ टू फोल्ड इफेक्ट। अभी आगे चैप्टर्स में हम ये इक्वेशन और अच्छे से समझेंगे that how transactions affect this equation. But overall, this equation assets is equal to liabilities plus capital will always hold true. और चीज़ जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं तो हम इधर लिखते हैं लाइबिलिटीज़ अमाउंट, एसेट्स अमाउंट, कैपिटल को हम लाइबिलिटी साइड ही शो करते हैं। तो इस साइड का जो टोटल होता है दैट्स इक्वल टू टोटल ऑफ दिस साइड। इट मीन्स एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज़ प्लस कैपिटल। इज अ बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन। इस इक्वेशन का मतलब है that the assets of a business are always equal to the claims of owners and the outsiders. Claims of owners मतलब capital and claims of outsiders मतलब liabilities. This concept forms the core of double entry system of accounting, जिसे हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे. So that's all about dual aspect concept. Now next concept we have is रेवेन्यू रिकॉग्निशन और रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। इट रिक्वायर्स दैट द रेवेन्यू फॉर अ बिजनेस ट्रांजेक्शन शुड बी इंक्लूडेड इन द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स ओनली व्हेन इट इज़ रियलाइज्ड। मतलब रेवेन्यू हम अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में तब लिखेंगे जब वो रियलाइज हो चुका है। सो नाउ द क्वेश्चन इज व्हेन इट इज़ रियलाइज्ड। सो इट इज़ रियलाइज्ड व्हेन the legal right to receive it arises. That is the point of time when goods have been sold or service has been rendered. देखो रेवेन्यू क्या होता है ये तुम्हें पता है। इट इज़ ग्रॉस इनफ्लो ऑफ कैश। चाहे वो गुड्स की सेल से हुआ हो, चाहे सर्विसेज रेंडर करके हुआ हो, चाहे इंटरेस्ट की फॉर्म में हो, डिविडेंड की फॉर्म में हो, रॉयल्टीज़ की फॉर्म में हो, उसे हम रियलाइज्ड तब मानेंगे जब उसे रिसीव करने का हमारे पास लीगल राइट होगा। भले ही वो कैश में हमें अभी मिला हो या ना मिला हो, हम उसे रियलाइज्ड मानेंगे और जैसे ही हम उसे रियलाइज्ड मानेंगे उससे हम रिकॉर्ड कर देंगे। एक सिंपल सा एग्जांपल है, जैसे मान लो हमने सेल्स किए क्रेडिट में, अभी हमें इसका पैसा नहीं मिला है लेकिन हम उस डेटर से पैसा ले सकते हैं। ये हमारे पास एक लीगल राइट है। लीगल राइट अराइज हो गया तो मतलब रेवेन्यू इज अज्यूम टू बी रियलाइज्ड। तो हम एंट्री इसकी तभी कर देंगे जब हमने सेल की है। एंट्री विल बी डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स। अब इसमें भले ही हमें पैसा आज नहीं मिला है लेकिन रेवेन्यू रियलाइज हो गया है तो इसे हम आज ही रिकॉर्ड कर देंगे। सो दिस इज रेवेन्यू कॉन्सेप्ट। ऐसे ही इसमें भी एग्जाम्पल दे रखा है। रेंट फॉर द मंथ ऑफ मार्च 2017 इवन इफ रिसीव्ड इन अप्रैल 2017 विल बी टेकन इनटू P&L अकाउंट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर एंडिंग 31 मार्च 2017। यार देखो, मार्च 2017 का रेंट जिस दिन रियलाइज हुआ वो उस दिन हम बुक्स में लिख देंगे। भले ही वो रिसीव हमें अप्रैल में होगा फिर भी हम वो रिकॉर्ड कब करेंगे? मार्च 2017 में। और जब मार्च 2017 में रिकॉर्ड करेंगे तो कौन से साल के P&L में आएगा? फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2017। मतलब वो रेंट भले ही मिलेगा हमें अप्रैल में लेकिन वो था कब का? वो था तो मार्च का, तो हम उसे मार्च में ही बुक्स में रिकॉर्ड कर देंगे। तो ये था हमारे पास रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट, या जिसे हम रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट भी कहते हैं। नाउ द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट वी हैव इज मैचिंग कॉन्सेप्ट। देखो प्रॉफिट क्या होता है? रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस। सिमिलरली लॉस एक्सपेंसेस माइनस रेवेन्यू। किसी पीरियड में कितना प्रॉफिट अर्न हुआ है या कितना लॉस इनकर हुआ है वो हमें कैसे पता चलेगा कि उस पीरियड में कितना रेवेन्यू था और कितना रिलेटेड एक्सपेंसेस है।
मैचिंग कॉन्सेप्ट बस यही है. It states that expenses incurred in an accounting period should be matched with revenues during that period. मतलब किसी पीरियड में जो एक्सपेंसेस इनकर हुए हैं that should be matched with revenues during that period. मतलब जो हम रेवेन्यू ले रहे हैं एक पीरियड का, उसी पीरियड में हमने उस रेवेन्यू को अर्न करने के लिए जो एक्सपेंस इनकर किए हैं वो भी लेंगे. ऐसा नहीं होना चाहिए कि सपोज हम इस साल कोई एक्सपेंस इनकर कर रहे हैं और उसका रेवेन्यू अगले साल जनरेट होगा, तो हम एक्सपेंस तो इस साल लिख दें और रेवेन्यू अगले साल लिखें. इससे क्या होगा, इस साल के प्रॉफिट तो कम हो जाएंगे और अगले साल के प्रॉफिट बढ़ जाएंगे. जैसे अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज्ड व्हेन इट इज़ रियलाइज्ड, तो वैसे ही एन एक्सपेंस इज रिकॉग्नाइज्ड व्हेन एन एसेट और सर्विस हैज़ बीन यूज्ड टू जनरेट रेवेन्यू. तब एक्सपेंस भी हम तब रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे व्हेन कैश इज पेड, पर जैसे ही एसेट या सर्विस का यूज़ हो गया रेवेन्यू जनरेट करने के लिए हम उसे एक्सपेंस कंसिडर कर लेंगे और रिकॉग्नाइज कर लेंगे. जैसे फॉर एग्जांपल हमने मार्च का रेंट पे करना है अप्रैल में, हम रेंट भले ही अप्रैल का पे कर रहे हैं लेकिन हमने उस बिल्डिंग को यूज़ कब किया है, मार्च में, तो हम रेंट को कब रिकॉग्नाइज कर लेंगे, मार्च में. उसी साल की P&L में आ जाएगा फॉर द पीरियड एंडिंग मार्च. जैसे हमने डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट देखा है, जब हमने एसेट परचेज किया हम उसी साल उसे पूरा एक्सपेंस कंसिडर नहीं कर लेते हैं. जैसे जैसे हम उस एसेट को यूज़ करते हैं टू जनरेट रेवेन्यू ओवर द पीरियड्स ड्यूरिंग विच द एसेट इज यूज्ड, हम डेप्रिसिएशन रिकॉग्नाइज करते रहते हैं. ऐसे इसमें एक और चीज़ है, हाउ कॉस्ट ऑफ गुड्स आर मैच्ड विद देयर सेल्स रेवेन्यू. जब हम किसी साल का प्रॉफिट या लॉस देखते हैं तो हम उस साल जितने भी गुड्स प्रोड्यूस हुए हैं या परचेज हुए हैं उन सबका कॉस्ट नहीं देखते हैं, हम सिर्फ उनका कॉस्ट कंसिडर करते हैं जो गुड्स हमने उस साल सोल्ड किए हैं. मतलब हम सिर्फ उन्हीं गुड्स का कॉस्ट लेंगे जो उस पीरियड में रेवेन्यू जनरेट करने के लिए यूज़ हुए हैं, सबका नहीं. एक एग्जांपल देखते हैं, उससे मैचिंग कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाएगा. मान लो कंपनी गुड्स परचेज करती है एट द रेट ऑफ ₹100 पर आइटम और उसका सेलिंग प्राइस है ₹120 पर आइटम. किसी साल कंपनी ने 10 आइटम्स परचेज किए पर सेल सिर्फ 8 की हो पाई है, तो उसका टोटल कॉस्ट कितना हो गया, 1000, और सेल्स कितनी हो गई है, 960. मैचिंग कॉन्सेप्ट कहते हैं कि इसमें जो हम एक्सपेंस कंसिडर करेंगे ना, ये हम सिर्फ उन आइटम्स का करेंगे जिन्होंने इस साल रेवेन्यू जनरेट किया है, यानी जिनकी इस साल सेल हुई है. मीन्स क्वांटिटीज 8, बचे हुए 2 के लिए हम एक्सपेंस कंसिडर नहीं करेंगे इस साल. एक्सपेंस कितना हो जाएगा, 8 इंटू 100 दैट इज ₹800, और सेल्स कितनी थी, 960, तो हमारा प्रॉफिट आ जाएगा 960 माइनस 800 दैट इज ₹160. जो बचे हुए 2 आइटम्स थे उनका कॉस्ट दैट इज ₹200 विल बी आर इन्वेंट्री. ये था हमारा मैचिंग कॉन्सेप्ट कि जितना एक्सपेंस इनकर हुआ है उस साल रेवेन्यू जनरेट करने के लिए हम सिर्फ उसी को कंसिडर करेंगे. होप नाउ द मैचिंग कॉन्सेप्ट इज क्लियर. तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट वी हैव इज फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट. देखो बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है, वो डिफरेंट टाइप के यूज़र्स यूज़ करते हैं, जैसे कि हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था. So this principle requires that all material and relevant facts concerning financial performance of an enterprise must be fully and completely disclosed in the financial statements and the accompanying footnotes.
मतलब सिंपल है, जितने भी मटेरियल और रिलेवेंट फैक्ट्स हैं एंटरप्राइज की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को लेके, उन्हें कंप्लीटली डिस्क्लोज करना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में और उनके अकम्पनिंग फुटनोट्स में। देखो, प्रॉपर डिस्क्लोजर को इंश्योर करने के लिए कंपनीज एक्ट 2013 ने एक प्रॉपर फॉर्मेट प्रोवाइड करा हुआ है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का भी एंड बैलेंस शीट का भी, विच नीड्स टू बी कंपल्सरली अडर टू। तो बस यही है फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट। सो द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट वी हैव इज consistency concept. The accounting information provided by the financial statements would be useful in drawing conclusions regarding the working of an enterprise only when it allows comparisons over a period of time as well as with the working of other enterprises. देखो, हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स में पढ़ा था, एक कैरेक्टरिस्टिक था कंपेरेबिलिटी। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं वो यूज़फुल कब होगी? जब हम उसे कंपेयर कर पाएंगे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एज वेल एज विद अदर एंटरप्राइजेस। हमें इंटरफर्म कंपैरिजन भी करना है, मतलब इस फर्म का परफॉर्मेंस दूसरी फर्म के साथ, और इंटर पीरियड भी करना है, मतलब पास्ट का परफॉर्मेंस प्रेजेंट का परफॉर्मेंस के साथ, एंड वाइस वर्सा। ये कब पॉसिबल है? जब फर्म्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम सेम अकाउंटिंग पॉलिसीज या प्रैक्टिसेस फॉलो करेंगी। फॉर एग्जांपल, सपोज कोई फर्म पिछले साल तक स्ट्रेट लाइन मेथड यूज़ कर रही थी टू कैलकुलेट डेप्रिसिएशन, तो डेप्रिसिएशन अलग आएगा। इस साल से उसने शुरू कर दिया रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, तो अब डेप्रिसिएशन कम हो जाएगा। डेप्रिसिएशन अगर कम हो जाएगा तो प्रॉफिट ज़्यादा शो होगा। तो हम पिछले साल और इस साल की परफॉर्मेंस कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि हो सकता है कि इस साल जो हमारा प्रॉफिट इंक्रीज शो हुआ है वो फर्म के ऑपरेशंस की वजह से नहीं हुआ है, बल्कि डेप्रिसिएशन मेथड चेंज करने की वजह से हुआ है। तो इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है कि हम कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट फॉलो करें। मेक द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कंपेरेबल। ये इंटरफर्म कंपैरिजंस में भी प्रॉब्लम आ जाएगी अगर एक फर्म स्ट्रेट लाइन मेथड यूज़ कर रही है, दूसरी रिटर्न डाउन वैल्यू। अगर डेप्रिसिएशन का मेथड अलग होगा तो उसका प्रॉफिट में भी इम्पैक्ट आएगा। तो इसलिए कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट कहता है कि अकाउंटिंग पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस फॉलोड बाय एंटरप्राइजेस शुड बी यूनिफॉर्म एंड कंसिस्टेंट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। पॉलिसीज़ को यूनिफॉर्म रखें एंटरप्राइज, ऐसा नहीं हर साल चेंज कर रहा है, क्योंकि उससे कंपैरिजन में प्रॉब्लम आ जाती है। तो ये है कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट। लेकिन अब ऐसा नहीं है कि अकाउंटिंग पॉलिसीज़ में चेंज ही नहीं करना है। कंसिस्टेंसी डज नॉट प्रोहिबिट चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसीज। Necessary required changes are fully disclosed by presenting them in the financial statements, indicating their probable effects on the financial results of business. मतलब अगर कोई चेंज नेसेसरी है कि करना ही करना है तो उसे कर दो, लेकिन उसे प्रॉपरली डिस्क्लोज करो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, और साथ ही ये भी बताओ कि उनका फाइनेंशियल रिजल्ट्स में क्या अफेक्ट हो सकता है। मतलब ऐसा नहीं है कि अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज मत करो, चेंज करो, पर उनका अफेक्ट प्रॉपरली डिस्क्लोज करो। So that's all for consistency concept. Next concept is conservatism concept. Conservatism concept इसे हम prudence concept भी बोलते हैं। The concept states that a conscious approach should be adopted in ascertaining the income so that profits of the enterprise are not overstated. मतलब जब हम इनकम एसरटेन कर रहे हो तो हम कॉन्शियस रहें कि हम प्रॉफिट्स ओवरस्टेट ना कर दें, मतलब जितना एक्चुअल में प्रॉफिट है हम उससे ज़्यादा ना दिखा दें। अगर हम ज़्यादा प्रॉफिट दिखा दें तो हमें डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करना होगा, जिससे हमारी कैपिटल कम हो जाएगी। और प्रॉफिट एक्चुअल में ज़्यादा नहीं है, वो सिर्फ ओवर स्टेटेड है, तो ये फेयर नहीं होगा। अब देखो, प्रॉफिट ओवर स्टेटेड ना हो इसके लिए दो चीज़ें हैं। एक, प्रॉफिट शुड नॉट बी रिकॉर्डेड अंटिल रियलाइज्ड। दूसरी,
All losses, even those which may have a remote possibility, are to be provided for. मतलब प्रॉफिट अगर हमें कोई लग रहा है कि ये हो सकता है, हम तब भी उसे रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे जब तक कि वो रियलाइज़ ना हो। लेकिन लॉस अगर हमें लगता है थोड़ा सा भी कि यार इसकी चांसेस हैं होने की, तो वो भी हम उसके लिए प्रोविज़न बनाएंगे। एग्जाम्पल एक बहुत बेसिक प्रिंसिपल है, आगे भी जो यूज़ होगा। क्लोजिंग स्टॉक इज़ वैल्यूड एट कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज़ लोअर। मतलब क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन या तो हम कॉस्ट में करेंगे या मार्केट वैल्यू में, जो भी कम होगी दोनों में से। जैसे सपोज कॉस्ट हमारा है ₹100 और मार्केट वैल्यू हमारी है ₹150, तो हम इसे कॉस्ट में वैल्यू करेंगे बिकॉज इट इज़ लोअर। ऐसे ही हम डाउटफुल डेट्स के लिए प्रोविज़न बनाते हैं, डेटर्स में डिस्काउंट के लिए हम प्रोविज़न बनाते हैं। तो ओवरऑल ये कॉन्सेप्ट है कि प्रॉफिट जब तक रियलाइज़ ना हो हम उसे कंसिडर नहीं करेंगे, लेकिन लॉस भले ही थोड़ा सा पॉसिबिलिटी होने की, लेकिन हम उसे फिर भी कंसिडर करेंगे, जिससे कि हमारे प्रॉफिट्स ओवर स्टेटेड ना हो। तो ये है कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट कि हम कोई भी फ्यूचर इनकम एंटिसिपेट नहीं करेंगे, लेकिन पॉसिबल लॉसेस के लिए प्रोवाइड करेंगे। नाउ अगला कॉन्सेप्ट हमारे पास है मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट। मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट कहता है कि अकाउंटिंग शुड फोकस ऑन मटेरियल फैक्ट्स। हम उन फैक्ट्स को रिकॉर्ड करने में अपना टाइम वेस्ट ना करें जो डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम के लिए रेलेवेंट नहीं है। हमने पहले कॉन्सेप्ट पढ़ा था फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट। तो मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट उस कॉन्सेप्ट का एक तरह का एक एक्सेप्शन है। लेकिन अब हमें पता कैसे चलेगा कि कोई फैक्ट मटेरियल है या नहीं है? सो द मटेरियलिटी ऑफ अ फैक्ट डिपेंड्स ऑन इट्स नेचर एंड द अमाउंट इन्वॉल्व्ड। मतलब हम देखेंगे कि अमाउंट कितना इन्वॉल्व है और उसका नेचर कैसे, उस बेसिस पर हम डिसाइड करेंगे वेदर इट इज़ मटेरियल और नॉट। वैसे देखो मटेरियलिटी एक सब्जेक्टिव टर्म है, तो अल्टीमेटली ये अकाउंटेंट के जजमेंट और डिस्क्रिशन पे डिपेंड करता है कि वो किसी फैक्ट को मटेरियल कंसिडर करता है या नहीं। अगर उसे लगता है कि उस फैक्ट का नॉलेज किसी यूज़र का डिसीज़न इन्फ्लुएंस करेगा तो उसे मटेरियल कंसिडर करेगा, अदरवाइज़ नहीं। मान लो किसी फर्म ने बुक्स या कैलकुलेटर परचेज़ किया, तो वो उसमें डेप्रिसिएशन लगाने की बजाय उसे उसी साल एक्सपेंस में शो कर देगा, क्योंकि उसे कंपनी की बैलेंस शीट में एज एन एसेट शो करने के लिए उसका अमाउंट बहुत कम है। वैसे मटेरियलिटी इस बेसिस पे भी डिटरमाइन करते हैं कि बिजनेस का नेचर क्या है, उसका स्केल ऑफ ऑपरेशंस क्या है। तो एन आइटम मटेरियल टू वन बिजनेस मे बी इमटेरियल टू अदर एंड वाइस वर्सा। तो ये है आपका मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट। नाउ नेक्स्ट और आखिरी कॉन्सेप्ट है ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट। ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट यही है कि अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन्स ऑब्जेक्टिव मैनर में रिकॉर्ड करें, फ्री फ्रॉम द बायस ऑफ अकाउंटेंट्स। ये कब पॉसिबल है? जब हम हर ट्रांजेक्शन को सपोर्ट कर सकते हैं बाय वेरीफाइबल डॉक्यूमेंट्स और वाउचर्स। फॉर एग्जांपल अगर हमने कोई परचेज़ किया है क्रेडिट में, तो हम इनवॉइस की कॉपी से वेरीफाई कर सकते हैं। हमने जो हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट पढ़ा था उसे अडॉप्ट करने का भी एक कारण यही था दैट इट मेक्स अड्रेंस टू प्रिंसिपल ऑफ ऑब्जेक्टिविटी पॉसिबल। क्योंकि हमने जो एसेट परचेज करते हुए कॉस्ट पे किया था उसे हम वेरीफाई कर सकते हैं डॉक्यूमेंट से, जबकि मार्केट वैल्यू क्या है उसे हम वेरीफाई नहीं कर सकते, क्योंकि वो पर्सन टू पर्सन और प्लेस टू प्लेस चेंज होती रहती है। That's all about objectivity concept. With this, we have completed all the 13 concepts given in this. Next, we have test to understanding 2. This we'll discuss in separate video. Next topic we have is systems of accounting. So systems of recording transactions are classified into two types.
डबल एंट्री सिस्टम एंड सिंगल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ डुअल एस्पेक्ट। जैसा कि हमने पढ़ा था, एवरी ट्रांजेक्शन हैज टू इफेक्ट्स, रिसीविंग ऑफ अ बेनिफिट एंड गिविंग ऑफ अ बेनिफिट। हर ट्रांजेक्शन में दो या दो से ज़्यादा अकाउंट्स होते हैं। इस सिस्टम का बेसिक प्रिंसिपल होता है दैट एवरी डेबिट मस्ट हैव अ कॉरस्पॉन्डिंग क्रेडिट। अगर एक अकाउंट को हम डेबिट करेंगे तो दूसरे अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। डबल एंट्री सिस्टम को हम कंप्लीट सिस्टम कहते हैं क्योंकि इसमें ट्रांजैक्शन के दोनों एस्पेक्ट्स को रिकॉर्ड करते हैं इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। नेक्स्ट है सिंगल एंट्री सिस्टम। सिंगल एंट्री सिस्टम इज़ नॉट अ कंप्लीट सिस्टम क्योंकि इसमें हम टू फोल्ड इफेक्ट्स रिकॉर्ड नहीं करते हैं हर ट्रांजैक्शन के। इसमें हम सिर्फ पर्सनल अकाउंट्स और कैश बुक मेंटेन करते हैं। जो डबल एंट्री सिस्टम था डेट कैन बी इम्प्लीमेंटेड बाय बिग एज वेल एज स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस। लेकिन जो सिंगल एंट्री सिस्टम है वो स्मॉल बिजनेस फर्म्स फॉलो करती है क्योंकि सिंपल होता है और फ्लेक्सिबल होता है। तो ये थे सिस्टम्स ऑफ अकाउंटिंग। नेक्स्ट वी हैव बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। देखो, रेवेन्यू या कॉस्ट हम किस टाइम पे रिकॉग्नाइज करेंगे उस बेस्ड पे हमारे पास दो अप्रोचेस हैं, कैश बेसिस एंड अक्रूवल बेसिस। कैश बेसिस पे हम एंट्रीज रिकॉर्ड करते हैं जब कैश रिसीव होता है या हम उसे पे करते हैं, ना कि तब जब वो ड्यू होती है। फॉर एग्जाम्पल, ऑफिस का रेंट है फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर 2014, हमने उसे पे किया है इन जनवरी 2015। तो हम इसे बुक्स में कब रिकॉर्ड करेंगे? जब हमने कैश पे किया है, यानी कि जनवरी 2015 में। ड्यू तो है दिसंबर 2014 में ही हो गया था, लेकिन कैश बेसिस पे हम रिकॉर्डिंग तब करेंगे व्हेन कैश इज पेड, यानी कि जनवरी 2015। नेक्स्ट बेसिस है अक्रूवल बेसिस। इसमें हम क्या करते हैं, रेवेन्यूज एंड कॉस्ट्स को हम रिकॉग्नाइज करते हैं इन द पीरियड इन विच दे अकर। हम उसे उस पीरियड में रिकॉर्ड करते हैं जिस पीरियड में वो ड्यू होंगे, ना कि तब जब हम उन्हें एक्चुअली पे करेंगे। एग्जाम्पल जैसे ऊपर वाला हमने देखा था, ऑफिस रेंट फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर 2014 पेड इन जैन 2015। कैश बेसिस पे हम तब रिकॉर्ड करेंगे जब कैश एक्चुअल में पे हो रहा है, यानी कि जनवरी 2015 में। लेकिन अक्रूवल बेसिस में हम तब रिकॉर्ड करेंगे जब ऑफिस रेंट ड्यू हो रहा है, यानी कि दिसंबर 2014 में। इसमें कैश कब रिसीव हुआ और राइट टू रिसीव कैश कब अराइज हुआ, इन दोनों में हम डिस्टिंक्शन करते हैं और हम तब रिकॉर्ड करते हैं व्हेन राइट टू रिसीव कैश अराइजेस। सो दीज आर टू बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स रिटन पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स हैं विच कवर द एस्पेक्ट्स ऑफ recognition, measurement, treatment, presentation, and disclosure of accounting transactions in financial statements. It's an authoritative statement issued by ICI. ICI is a professional body of accounting in our country, Institute of Chartered Accountants of India. So ICI कुछ written policy documents issue करता है which cover the aspects like हम किसी एसेट या लाइबिलिटी को कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे, कैसे मेजर करेंगे, उसका ट्रीटमेंट क्या होगा, प्रेजेंटेशन क्या होगा, एंड हाउ अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस आर टू बी डिस्क्लोज्ड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। इन पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स को हम कहते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। इनका ऑब्जेक्टिव होता है टू ब्रिंग यूनिफॉर्मिटी इन डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज। यूनिफॉर्मिटी होगी तो नॉन कंपेरेबिलिटी विल बी एलिमिनेटेड, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विल बी कंपेरेबल and reliable. Secondly, accounting standard provides a set of standard accounting policies, valuation norms, and disclosure requirements. Accounting standards, standard accounting policies, valuation norms और disclosure requirements provide करते हैं। और accounting standards improve credibility and also enhances comparability, both intra-firm and inter-firm. Next we have need for accounting standards. अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है टू वेरियस यूज़र्स। हर यूज़र के इंटरेस्ट अलग होते हैं,
Information can serve interest of different users only if it possesses uniformity and full disclosure of relevant information. So we have benefits of accounting standards. First benefit we have is accounting standard helps in eliminating variations in accounting treatment to prepare financial statements. जैसा कि हमने पढ़ा था वैल्यूएशन नॉर्म्स, डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स, अकाउंटिंग पॉलिसीज, ये सब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड स्पेसिफाई करते हैं विच हेल्प्स इन एलिमिनेटिंग वेरिएशंस. नेक्स्ट बेनिफिट इज it may call for disclosures of certain information which may not be required by law, but such information might be useful for general public, investors and creditors. अब हमने पढ़ा था अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कुछ डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स प्रोवाइड करता है, तो हो सकता है वो किसी ऐसी इन्फॉर्मेशन का डिस्क्लोजर प्रोवाइड कर दे जो किसी और लॉ से तो रिक्वायर्ड नहीं थी, पर वो जनरल पब्लिक या इन्वेस्टर्स या क्रेडिटर्स के लिए यूज़फुल हो. लास्टली, जैसा कि हमने पढ़ा है, इट फैसिलिटेट कंपेरेबिलिटी बिटवीन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ इंटर एंड इंट्रा कंपनीज. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स प्रोवाइड यूनिफॉर्मिटी प्रोवाइड करते हैं, तो कंपेरेबिलिटी भी फैसिलिटेट करते हैं. अभी ये तो थे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के बेनिफिट्स. अब देखते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की लिमिटेशंस. जैसा कि हमने देखा था, इट प्रमोट्स यूनिफॉर्मिटी. तो इससे क्या होता है, ऑल्टरनेट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स के बीच चॉइस करना डिफ़िकल्ट हो जाता है. सो इट मेक्स चॉइस बिटवीन डिफरेंट ऑल्टरनेट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स डिफ़िकल्ट टू अप्लाई. नेक्स्ट, जैसा कि मैंने पढ़ा था, दीज आर रिटर्न पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स. ये रिजिडली फॉलोड होते हैं, सो इट इज़ रिजिडली फॉलोड एंड फेल्स टू एक्सटेंड फ्लेक्सिबिलिटी इन अप्लाइंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स. फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड नहीं करते हैं. लास्टली, इट कैन नॉट ओवर राइट दी स्टैचू नहीं है, स्टैच्यूट होगा, मतलब लॉ. लास्ट लिमिटेशन यही है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लॉ को ओवरराइड नहीं कर सकता. मतलब अगर कभी लॉ और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में इनकन्सिस्टेंसी होगी तो लॉ शैल प्रिवेल. एंड ऑल्सो दीज स्टैंडर्ड्स आर रिक्वायर्ड टू बी फ्रेम्ड विद इन द एम्बिट ऑफ प्रिवेलिंग स्टैट्यूट्स. So with this we are done with accounting standards, their benefits and their limitations. Last topic we have is GST, Goods and Services Tax. One country, one tax. Tax is TAX, not TEX. This GST I would like to cover in separate video क्योंकि अपने आप में ये काफ़ी बड़ा टॉपिक है. सो आई वुड लाइक टू कवर इट इन डिटेल देयर. तो इस वीडियो में इतना ही. अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें. थैंक यू. स्टे ट्यून्ड एंड कीप लर्निंग.